जिन लोगों को लगता है कि देश में कानून है तो वो वीडियो को बंद करके उसको ढूंढ के बाकी लोगों की मदद करें। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट में हैं। लड़ाई चल रही है। कौन जीतेगा कलयुग में ये सबको पता होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कर्नाटक में 24 घंटे के अंदर लेबर डिपार्टमेंट ने डिसीजन चेंज कर दिया कि एम्प्लॉयर्स को नोटिस नहीं भेजने हैं और ये 8 मई को ही हो चुका है। और इसके लिए आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर लेबर डिपार्टमेंट से कहीं और कर दिया। लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था तो 29 मार्च को गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू किया था, एक ऑर्डर इशू किया था, जिसमें पॉइंट 3 में एक क्लियरली मेंशन था लॉकडाउन के टाइम में सब एम्प्लॉयर्स को अपने हर एक एम्प्लॉय को बिना कुछ कट किए पूरी सैलरी देनी है। अब इस पर एम्प्लॉयर्स वो बोल रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज को बिना काम किए सैलरी क्यों दें, जबकि हमारा काम पूरी तरह से बंद है, हमारी इनकम नहीं हो रही है, तो हम एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे दें। अब जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया तो प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई। इस बीच में कुछ एम्प्लॉयर्स ने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को लीव विदाउट पे भेज दिया। कुछ लोगों की ऑलरेडी सैलरी कट कर दी 32% टू 50%, और कुछ लोगों को नौकरी से तो निकाल ही दिया है। तो इन सब पर फाइनली एम्प्लॉय यूनियंस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 2 पिटिशंस गई हैं। एक पिटिशन एम्प्लॉयर्स की तरफ से है, एक पिटिशन एम्प्लॉयर्स की तरफ से है। तो एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में आई हैं वो है लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन की और एक फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफ कर्नाटका, और एक और थी तीसरी जो विड्रॉ कर ली गई बाद में, वो थी नागरिका एक्सपोर्ट्स। तो ये फिलहाल में लेकिन 2 पिटिशंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हैं एम्प्लॉयर्स की तरफ से, और जो 2 पिटिशंस हैं एम्प्लॉयज की तरफ से वो है नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट एंड दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एंड ब्रेन मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। तो बेसिकली एम्प्लॉयज की तरफ से भी 2 पिटिशंस और एम्प्लॉयज की तरफ से भी 2 लोगों ने पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है। फाइनली आईटी सेक्टर में भी यूनियंस बन गई हैं, इसलिए इन सब के साथ अभी कुछ दिन पहले ही आईटी यूनियन ने भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है आईटी कंपनीज के अगेंस्ट कि वो लोग भी बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, लीव विदाउट पे भेज रही हैं। तो उन पिटिशंस के साथ में ये कुछ और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस और कंपनीज भी फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी, जिनकी हियरिंग भी आज ही उन सब पिटिशंस की सैलरीज के साथ में एक साथ चली। तो इतने सारे एम्प्लॉयर्स एंड एसोसिएशंस एंड कंपनीज ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के लिए खड़े हैं, और दूसरी तरफ बेचारे एम्प्लॉयज हैं। तो कंपनीज या एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो पिटिशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उसमें क्या कहा है कि जो का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है 29 मार्च का अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो पूरी तरह से इलीगल है और एम्प्लॉयर्स को फोर्स नहीं कर सकती गवर्नमेंट सैलरी देने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जरूर पूछ सकती है कि वो एम्प्लॉयज को सैलरी दें, बट वो उनके ऊपर है कि वो दें नहीं दें और कितनी दें, और ये सबको पता है कि वो क्या देंगे। इसके लिए उन्होंने 2 सेक्शंस का यूज किया, एक सेक्शन 14 और एक सेक्शन 19। अब सेक्शन 14 जो है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डर है 29 मार्च का गवर्नमेंट का, वो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय में इक्वलिटी नहीं मानता और वो एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस दे रहा है एम्प्लॉयर्स के ऊपर। सो इट इज प्रेफरिंग द एम्प्लॉयज देन द एम्प्लॉयर्स। तो वो बायस है, जबकि गवर्नमेंट को दोनों को सेम तरह से ट्रीट करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो सब एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो इक्वल नहीं है। इसमें स्मॉल लेवल की हैं, मीडियम लेवल की हैं एंड वेरी बिग कॉर्पोरेशंस हैं। गवर्नमेंट सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, और साथ ही में वो बोल रही है कि सब एम्प्लॉयर्स इक्वल भी नहीं है। सो दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्व्स इन देयर ओन एप्लीकेशंस, है ना। वो अपने आप को खुद ही कंफ्यूज है। इक्वालिटी चाहती हैं कंपनीज की, इक्वालिटी नहीं चाहती हैं। कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, बट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में स्काई इज द लिमिट टू आस्क एनीथिंग, तो कुछ भी नॉनसेंस वहां पर सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये इंटेलिजेंट मूव है क्योंकि इससे बाकी इंडस्ट्रीज भी पिटीशन फाइल कर सकती हैं। दूसरा सेक्शन जो इस पिटीशन में एम्प्लॉयर्स की तरफ से यूज किया वो सेक्शन 19 है, जो राइट ऑफ ऑक्यूपेशन देता है कि एम्प्लॉयर्स को ये राइट है कि वो एम्प्लॉयज को निकाल सकते हैं एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अलग है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ऑलरेडी ये एम्प्लॉयर्स को पावर है कि वो एम्प्लॉयज को नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पर निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉयर्स का कि राइट ऑफ ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नो वर्क नो पे, तो जब काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा, तो वो उसका भी यूज करना चाहते हैं।
तो एम्प्लॉयज की तरफ से भी जो पिटिशन फाइल हुई है उसमें उन्होंने यही कहा है, सेम आर्टिकल 14 एंड 19 उसके साथ 21 का भी यूज किया है और बेसिकली उनका कहना यही है कि उनकी लाइवलीहुड और कोई तरीका नहीं है, वो कम्प्लीटली सैलरी पर डिपेंडेंट है और इस टाइम में लॉकडाउन में वो जॉब ढूंढने बाहर भी नहीं जाते हैं। तो कंपनी का ये इनह्यूमन बिहेवियर है और इलीगल भी है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है। तो जो सारे ले ऑफ कंपनियां कर रही हैं, सैलरी कट कर रही हैं बिना किसी रीजन के और लीव विदाउट पे भेज रही हैं, तो वो सब इलीगल है। तो इस महाभारत के युद्ध का फैसला क्या हुआ? इसमें कौरव कम है और पांडव ज्यादा है और कृष्ण नहीं है। तो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2 हफ्ते बाद आज सुनवाई हुई, तो आज गवर्नमेंट ने 1 वीक का और टाइम मांगा, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इंटरिम स्टे दे दिया जो पहले नहीं दिया था। सो इस इंटरिम स्टे में ये क्लियरली मेंशन है कि एम्प्लॉयर्स के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अगर वो सैलरी का पेमेंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब अप्रैल की जिन्होंने भी या मार्च की जिन्होंने नहीं दी है वो अभी सैलरी तो नहीं आएगी और अब इसके लिए 1 हफ्ते का और टाइम दे दिया है। अब सीधी बात, नो बकवास, जो कंपनी पूरी तरह से अफेक्टेड है, पूरी तरह से क्लोज है, बंद है और कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही है, उनके कटिंग तो फिर भी समझ में आती है। लेकिन जो कंपनी बहुत कम अफेक्टेड है, अफेक्टेड ही नहीं है, देयर स्टिल अर्निंग, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, वो भी सैलरी कट कर रहे हैं, नहीं देंगे पूरी, क्योंकि बहती गंगा में हाथ तो धोना ही है। स्कूल्स पूरी फीस चार्ज करेंगे चाहे जो हो जाए और अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं देंगे। कि आखिर 1 हफ्ते का टाइम है किस लिए? तो बेसिकली 18 मई को ऑलरेडी डिसीजन आना है लॉकडाउन को इंक्रीज करने के लिए या नया लॉकडाउन में क्या चेंजेस होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज खोल ही जाएंगी, वर्क स्टार्ट हो ही जाएगा, ऑलरेडी हो रखा है काफी जगह पर और पूरी तरह से अगर सब काम करना शुरू कर देंगे तो सैलरी का कहाँ सवाल उठा है, जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ो और जो गई सैलरी जो लॉकडाउन था वो सब गया भूल जाओ। तो फाइनली ये मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है। अब कंपनी जो 30% देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, वो हो सकता है बाद में सोचे कि हमने 30% देने की बात क्यों कही। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के ऑर्डर में वही सोचे कि हम तो बिना कुछ दिए भी भाग सकते थे, 30% क्यों अपने सिर पे ले लिया। और जिन लोगों को अभी भी लगता है कि उनको लॉकडाउन की सैलरी घर पर बैठे मिलेगी, तो आंख बंद करने से रात नहीं होती, जागो सवेरा हो गए। एंड ये सब जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हो रहा है, तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? आरबीआई तो छापेगा नहीं नए नोट, क्योंकि छापेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, रुपए का वैल्यू कम हो जाएगी, तो उससे बाकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो कोरोना टैक्स, सब कोरोना टैक्स पे करो। पेट्रोल पर तो ऑलरेडी चल रहा है, लिकर पे भी चल रहा है और वो फेवरेट ऑप्शन होता है गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन का, बट इसके अलावा बाकी सब चीजों पर भी कोरोना टैक्स आ जाएगा टू अपलिफ्ट द इकोनॉमी। तो इसमें होगा क्या, जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनके पास ना तो बेचारे सैलरी आ रही है और वो ज्यादा टैक्स भरेंगे, लोअर इनकम तो है ही, वो तो बेचारे मर ही रहे हैं पटरी पर, सड़क पर, पैदल चल के, भूख से। उम्मीद है कि यह किसी की मदद करेगा।